दोस्तों, फरवरी और मार्च का महीना ऐसा टाइम है जिसमें सब्जियों को ग्रो करना तो काफी ज्यादा आसान है। बहुत आसान तरीके से आप इनको शुरुआत में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जो क्लाइमेट होता है इनके वो काफी ज्यादा सूटेबल रहता है। लेकिन आगे चल के उनसे उत्पादन लेना उतना ही थोड़ा मुश्किल भी रहता है, क्योंकि कई इलाकों में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लू वगैरह भी चलनी शुरू हो जाती है। तो एक तो ऐसी फसलों का हमें चयन करना चाहिए जो तेज़ टेम्परेचर में थोड़ा अच्छे से सर्वाइव कर ले, और दूसरा कुछ ज़रूरी सावधानियां भी हैं जो हमें रखनी चाहिए, ताकि आगे चल के अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं तो इनसे हम बेहतर उत्पादन बराबर निकालते रहें। लास्ट में इन सभी सब्जियों से किस तरह से आप अच्छा उत्पादन निकाल पाएंगे, गर्मियों से बचा पाएंगे, वो तरीके वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहली फसल के बारे में, और वो है दोस्तों खीरा ककड़ी या देसी ककड़ी या तर ककड़ी भी आप कह सकते हैं, या फिर खीरा भी आप इस समय पे लगा सकते हैं। यानी ककड़ी वर्गीय जो भी फसलें हैं उनको इस समय पे आप लगा सकते हैं। चाहे ककड़ी लगा लीजिए, चाहे आप खीरा लगा लीजिए, और चाहे तो आप इन दोनों को लगा लीजिएगा। जिस समय पे ये फसलें आपकी तैयार होती हैं उस समय पे मंडियों में सप्लाई जीरो या ना के बराबर देखने को मिलेगी आपको, अगर आप इनको मार्च में लगाते हैं। दूसरा, छोटी अवधि की फसल है। तर ककड़ी या देसी ककड़ी को आज आप लगाते हैं तो 35वें दिन इसका उत्पादन जो है वो चालू हो जाता है। तो क्लाइमेट या टेम्परेचर आपके क्षेत्र में जल्दी और ज़्यादा रहते हैं तो ऐसी फसलों का अगर आप चुनाव करेंगे तो ये जल्दी तैयार हो जाएंगी। जब तक लू वगैरह, बहुत ज़्यादा लू वगैरह और तेज़ हवाएं वगैरह जो जिस समय पे चलती हैं उस समय तक आपको आधे से ज़्यादा ये उत्पादन दे देंगी। तो ऐसी फसलों का अगर आप चुनाव करेंगे तो भाव भी ज़ोरदार मिलेगा और उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलेगा। उसके बाद में तर ककड़ी या देसी ककड़ी, जब तक आपको इसका उत्पादन मिलता है ताबड़तोड़ उत्पादन देने की क्षमता रखती है, मतलब जल्दी जल्दी। वैसे ये छोटी अवधि की फसल है, मतलब 60-65 दिन में आपकी फसल पूरी तरह मतलब उत्पादन दे दा के चली जाएगी। 2.5 महीने मैक्सिमम मानिए आप, 2.5 महीने मानिए। या फिर आप थोड़ा अच्छा खाद्य उर्वरक डालते हैं, पोषक तत्वों का विशेष तौर से अगर ध्यान रखते हैं, रोग बीमारियां वगैरह का, तो 2.5 से 3 महीने तक भी ये चल सकती है। लेकिन 2-2.5 महीने ये ताबड़तोड़ उत्पादन ये आपको देती है। मतलब चाहे आप इसकी डेली हार्वेस्टिंग करो, और अगर इसको पछेती आप लगाते हैं, मार्च में आजकल हम जो सब्जियां लगाते हैं वो पछेती कैटेगरी में आती हैं, इस टाइप की फसलें। हालांकि कुछ सब्जियां मैं आपको ऐसी भी बता दूंगा जो मार्च के अंतिम सप्ताह में अगर आप इनको लगाएंगे तो आपकी फसलें काफ़ी ज़्यादा अगेती भी हो जाएंगी। तो ये, लेकिन ये फसलें जो हैं ये थोड़ी पछेती कैटेगरी में आएंगी, यानी कि मंडी भाव के हिसाब से इनका जो टाइमिंग है ना वो एकदम परफेक्ट है। तो दोस्तों, जो किसान भाई इस समय पे खीरा लगाना चाहते हैं वो खीरा लगा सकते हैं, और जो देसी यानी कि तर ककड़ी लगाने की सोच रहे हैं वो तर ककड़ी भी लगा सकते हैं। और जो किसान भाई काचरी, जो राजस्थान की प्रमुख फसल होती है, जो छोटा मेलन भी इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, वो अगर आप लगाना चाहते हैं तो काचर भी आप इस समय पे लगा सकते हैं। ये तीनों ही एक ही कैटेगरी की फसलें हैं। वैसे टेम्परेचर के लिहाज से गर्मियों में आसानी से ये ग्रो हो जाती हैं और अच्छा उत्पादन आपको दे जाती हैं। बाकी खीरे के बारे में आपको अलग से बता दूं, जिस समय पे आपकी खीरे की फसल तैयार होती है मंडियों में इसकी आवक बहुत ही कम रहती है उस समय पे, और इस वजह से खीरे के भी उस समय पे आपको रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव जो है वो मिलने के आसार रहते हैं। इन सभी सब्जियों को ज़मीन पे ही आपको रखना है, मतलब कि ऊपर नहीं चढ़ाना है। तारबांस वगैरह आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस समय पे लू वगैरह चलती है और ऐसे मौसम में अगर आप ऐसी सब्जियां लगाते हैं तो इनको ऊपर नहीं ज़मीन पे ही रखा जाता है। ऊपर अगर आप चढ़ाएंगे तो लू की चपेट में आने की वजह से फ्रूट सेट ठीक से नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो भी सब्जियां आप लगाना चाहें इन तीनों में से वो लगा सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में, और वो है दोस्तों देसी टिंडा। इस समय पे किसान भाई देसी टिंडे की खेती भी कर सकते हैं। ये भी गर्मियों की एक प्रमुख फसल है और गर्मियों में आसानी से ये ग्रो हो जाती है। अगर थोड़ा सा आपका मैनेजमेंट सही रहा, थोड़ा सा कंट्रोल आपने अगर कर लिया, थोड़ा सा सिंचाई का मैनेजमेंट अगर आपका थोड़ा सा सही रहा तो आसानी से आप इससे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। और ये भी बिल्कुल छोटी अवधि की फसल है। 35 दिन में ये भी आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी, यानी ये आज लगाओ 35 दिन बाद में कमाओ। तो थोड़ी छोटी अवधि वाली फसलें भी साथ में होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा दिनों तक आपको इंतज़ार ना करना पड़े। मान लीजिए 15 मार्च तक भी अगर आप लगाते हैं तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक आपकी फसलें तैयार हो जाती हैं। और सबसे ज़्यादा लू चलती है वो चलती है मई के महीने में, तो उससे पहले पहले आपकी फसलों का आधे से ज़्यादा, मतलब कि ये सारी फसलें इस कैटेगरी की हैं कि 70% से ज़्यादा उत्पादन आपको ये दे चुके होंगे उस समय तक। फिर भी इनको कंट्रोल करने के तरीके भी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो ये सारी सब्जियां जो है इस समय पे आप लगा सकते हैं। देसी टिंडा भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो 5-5 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिएगा, ऊंचे बेड बनाइएगा, बेड की चौड़ाई अच्छी रखिएगा,
प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी फसलों को अगर आप इस समय पे लगाते हैं और प्लास्टिक मल्च लगाएंगे तो एक तो नमी बरकरार रहेगी और दूसरा पानी की थोड़ी ज़रूरतें जो है वो थोड़ी कम हो जाती है और नमी बराबर रहने की वजह से आपकी फसलें जल्दी स्ट्रेस में नहीं आती हैं, बार बार आपको सिंचाई जो है वो नहीं करनी पड़ेगी। इस वजह से प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल ज़रूर करें। बाकी आप देसी मल्च भी लगा सकते हैं, घास फूस वगैरह इस तरह की व्यवस्थाएं अगर आपके पास हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी छाया बेड पे होनी जरूरी है इस समय पे। और ये तीनों ही सब्जियां दोस्तों ऐसी कैटेगरी वाली हैं जिनमें ज़्यादा खाद और उर्वरकों की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गोबर की खाद जितनी मात्रा में आपके पास है 2, 3, 4 ट्राली उतनी मात्रा में आप डाल सकते हैं। वैसे जो देसी खाद होती है, जो गोबर की अच्छी क्वालिटी की कंपोस्ट हुई खाद होती है, उसकी कोई निश्चित खुराक नहीं होती है, आप कितनी भी डाल सकते हैं, 5-6 ट्राली तक भी डाल सकते हैं डालने को। बाकी अगर 1-2 ट्राली अगर आप डालना चाहें तो उससे भी इन फसलों में काम जो है आपका वो चल जाता है। बाकी ज़्यादा डालते हैं तो आगे फसलों में आपके काम आ जाएगी। गोबर की खाद जितनी अच्छी मात्रा में आप डालते हैं उतना अच्छा। रासायनिक खाद उर्वरकों के बारे में आगे आपको बता दूंगा। बाकी वैरायटियों के बारे में बात करें तो देसी टिंडे की सबसे बेस्ट वैरायटी है ईस्ट वेस्ट की भटिंडा वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। माहिको की माही टिंडा एक वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी आप अपने क्षेत्र में देख लीजिएगा किस टाइप की कौन सी वैरायटियाँ ज़्यादा चलती हैं देसी टिंडे की, वो भी आप ले सकते हैं। आप में से काफ़ी किसान भाई, ज़्यादातर भाई जो है वो वैरायटियों के लिए बीज के लिए कॉल करते रहते हैं। तो देखिए हमारा बीज का कोई काम नहीं है, मतलब बहुत सारे किसान भाई की कमेंट करते हैं कि बीज भेज दीजिए, ये भेज। जब वैरायटियाँ बताते हैं तो किसान भाई मतलब इस तरह से समझते हैं शॉर्ट वीडियो में कि हमारा बीज का काम। देखिए हमारा कोई बीज का काम नहीं है, कोई भी हम प्रमोशन नहीं करते। जो अच्छी वैरायटियाँ हैं वो आपको फ्री में बताते हैं और जो अच्छी वैरायटियाँ हैं वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाती हैं या अपने नज़दीकी बीज भंडार पर आप पता कर सकते हैं, वहाँ पर ये वैरायटियाँ आसानी से आपको मिल जाती हैं। दूसरा दोस्तों, इस समय पर आप जो भी सब्जियां लगाएं, खास तौर से देसी टिंडे में भी इस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। गर्मियों में इन सब्जियों में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि प्लॉट जो है लगभग उस समय पे खाली हो जाते हैं, फसलें नहीं होती हैं। तो उस वजह से सब्जियों के कुछ गिने चुने प्लॉट होने की वजह से ज़्यादा कीटों का अटैक देखने को मिलता है और इस वजह से आपको समय समय पे इंसेक्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल जो है वो करते रहना है। देसी टिंडे में शुरुआत में रस चूसने वाले कीटों का माहू वगैरह का प्रकोप भी हल्का फुल्का आपको शुरुआत में देखने को मिल सकता है। उसके बाद में फ्रूट फ्लाई, इसकी वजह से भी ये फसलें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। तो येलो और ब्लू स्टिकी ट्रैप जो है वो आपको अपने प्लॉट में ज़रूर लगा देनी है। साथ में फ्रूट फ्लाई ट्रैप, जब फ्लोरिंग स्टेज में आपकी फसलें आएँ तो फ्रूट फ्लाई ट्रैप भी आपको लगा देने हैं और हर 10 दिन के अंतराल से एक फंगीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड का जो स्प्रे है वो आपको निकालते रहना है, ताकि किसी भी प्रकार के रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप आपकी फसल में देखने को ना मिले। और फ्रूट फ्लाई के लिए आप अलग से इस्तेमाल जो है या तो बायर कंपनी का सोलोमोन आता है जिसके अंदर जो है बीटा सेफ्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड होता है, जो रस चूसने वाले कीटों के साथ साथ फ्रूट फ्लाई के लिए बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। खुराक इसकी 8 से 10 ml से ज़्यादा आपको नहीं रखनी है प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। ज़्यादातर दुकान वाले क्या करते हैं, इसकी खुराक ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं। कई अपने सालों के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा खुराक इसकी रखते हैं तो फसलें आपकी स्ट्रेस में भी जा सकती हैं। उस समय पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो कई सालों के अनुभव के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि 8 से 10 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक में ज़्यादा से ज़्यादा है खुराक, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखनी है, चाहे आपकी फसल की कोई भी अवस्था हो। और दुकान वाले चाहे आपको इसकी जो खुराक है वो 12 से 15 ml तक बताते हैं, जो बहुत ज़्यादा होती है। एक बार अगर आपने इसका स्प्रे कर दिया तो मतलब 2-3 दिन तक आपकी फ्रूटिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है अगर आप ज़्यादा खुराक रखेंगे। और ऐसे इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल आपको सुबह जल्दी मधुमक्खियों के आने से पहले करना है या फिर शाम को लेट मधुमक्खियों के लौटने के बाद करना है, क्योंकि इन इंसेक्टिसाइड से मधुमक्खियों को सीधा नुकसान होता है। तो आप ऐसे इंसेक्टिसाइड का पहली बात तो इस्तेमाल कम से कम करना है। फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा देंगे तो काफ़ी हद तक ऐसे कीटों का अटैक कम हो जाता है और उसके बाद में ज़रूरत पड़ने पे ही आपको करना है। और मधुमक्खियों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करना है। रात के समय करेंगे तो प्लॉट में इसकी गैस भी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, सुबह तक थोड़ा कंट्रोल हो जाता है और मधुमक्खियाँ कम बढ़ती है। सुबह अगर हम करते हैं, जैसे सुबह 8 बजे किया और घंटे भर तक बाद में मधुमक्खियों के आने का समय हो गया, उसके बाद में जो भी मधुमक्खियाँ बाद में आती हैं वो भी मर जाती हैं। तो ऐसे में शाम को अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो रात तक, अगली सुबह तक इसकी जो असर है थोड़ा कम हो जाता है। और खुराक अगर कम रखेंगे तब भी मधुमक्खियों का जो नुकसान है वो कम से कम आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ में आपको एक फंगीसाइड की ज़रूरत भी पड़ेगी और फंगीसाइड भी डालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है साथ में। तो प्रोपिनेब 70% WP फॉर्म में, यानी कि बायर का ही एंट्राकोल जो फंगीसाइड आता है वो आप ले सकते हैं।
काफ़ी ज़्यादा सही है। खुराक फंगीसाइड की आप 40 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से रख सकते हैं, यानी कि सोलोमोन और इंट्राकॉल दोनों बायर कंपनी के ही हैं। दोनों का इस्तेमाल इस समय पे आप फ्रूटिंग स्टेज में जो है वो कर सकते हैं। छोटी फसलों में शुरुआत में नहीं करना है, मतलब ये नहीं कि केवल रस चूसने वाले कीटों के लिए आप बायर कंपनी के सोलोमोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं, आपको फ्रूट फ्लाई की समय करना है। शुरुआत में रस चूसने वाले कीटों के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% शुरुआत में, बाद में 70% में ले सकते हैं बड़ी फसलों में, या थाइमिथॉक्सम 25% में ले सकते हैं। इस तरह के जो इंसेक्टिसाइड है उनका शुरुआत में आपको इस्तेमाल करना है, जिससे आपकी व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स वगैरह है और जो माहू वगैरह है वो आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं इनसे। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में, और वो है तोरई की खेती। इस समय पे किसान भाई तोरई भी लगा सकते हैं। ये भी गर्मियों की एक प्रमुख फसल है। गर्मियों में इससे भी काफ़ी अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है, और मंडी भाव का तो कहना ही क्या है भाई, इसके भी आपको मतलब कि ज़ोरदार मंडी भाव जो है मिल जाते हैं, और मंडियों में इसकी डिमांड भी आपको काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिलती है। इस समय पे आप पूरे मार्च महीने में इसको भी लगा सकते हैं। ये थोड़ी बाकी सब्जियों से ज़्यादा समय तक चलने वाली फसल है। गर्मियों से अच्छी आप लंबे थोड़े ज़्यादा समय तक जो है अच्छी खासी कमाई जो है वो कर सकते हैं, मतलब कि बारिश होने के बाद तक ये चल सकते हैं। बस इसके लिए भी आपको मचान नहीं बनाना है। अगर बरसात में लगाते हैं तो मचान पे ही होगी ये, यानी कि जून माह में अगर आप तोरी लगाते हैं, देसी तोरी हो या फिर जो एक दूसरी आती है गिलकी जिसको बोलते हैं, वैसे दोनों को गिलकी भी बोल सकते हैं आप। देसी तोरी का मतलब है जो खुरदरी होती है, ऊपर से सीधी लाइनें होती है, और जो गिलकी हम उसको बोलते हैं जो एकदम प्लेन और चिकनी जो तोरी आती है उसको गिलकी बोला जाता है। बाकी अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो कोई सी भी फसल आप लगा दीजिए। देसी तोरी अगर आपके क्षेत्र में ज़्यादा चलती है तो वो लगा लीजिए, या गिलकी अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो लगा लीजिएगा। डिमांड दोनों की काफ़ी ज़्यादा देखने को